जैसे जैसे सीटेट का एग्जाम पास आ रहा है, हमें एक क्विक और सटीक रिवीजन की जरूरत होती है। हेलो फ्यूचर टीचर्स, कैसे हैं आप सभी? और सीटेट एसएसटी पेपर 2 एनसीईआरटी के 9th श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज की क्लास और डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट टॉप 50 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संसाधन यानी कि रिसोर्सेज को। तो वो सभी वस्तुएं जिसका उपयोग हम क्यों करते हैं? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। वो क्या कहलाता है? संसाधन यानी कि रिसोर्स कहलाता है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की जो उपयोगिता है यानी कि उसका यूज है, उसको हम क्या कहते हैं? वो चीज उसको संसाधन बनाती है। जैसे कि हम पानी का यूज करते हैं किस लिए? पीने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। हम हवा का यूज करते हैं किस लिए? सांस लेने के लिए। तो ये सारे क्या है? हमारे रिसोर्सेज हैं यानी कि संसाधन है। बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट पे। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। आर्थिक मूल्य का मतलब इनका कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होती है, पैसे में इनको हम मेजर कर सकते हैं। जबकि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका आर्थिक मूल्य यानी कि मनी वैल्यू नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई गैस खरीदो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आजकल एलपीजी गैस हम खरीदते हैं, महंगा हो रहा है ना? तो क्या है? इसकी प्राइस बढ़ रही है यानी कि इसका एक आर्थिक मूल्य है। वहीं आप चले जाओ गोवा, सीनरी देखो वहां जाके, तो क्या आपको उस सीनरी देखने के बदले कोई पैसा पे करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। यानी कि कुछ संसाधनों के आर्थिक मूल्य होते हैं जबकि कुछ के नहीं होते हैं। बात करेंगे यहाँ पे संसाधनों के प्रकार की। तो बेसिकली मोटा मोटी रूप से हमने संसाधनों को 3 प्रकार में बांटा हुआ है। पहला है प्राकृतिक, जिसको हमने नेचुरल कहते हैं, जो हमें नेचर से मिलता है। सेकंड है मानव निर्मित, जिसको इंसानों ने खुद बनाया यानी कि ह्यूमन मेड है। और तीसरा क्या है? मानव यानी कि इंसान। इंसान भी क्या है? अपने आप में एक संसाधन है। क्यों संसाधन है इंसान? क्योंकि इंसान ही क्या कर रहा है? सभी चीजों को यूटिलाइज कर रहा है, सभी चीजों को यूज कर रहा है। तो इंसान भी अपने आप में एक संसाधन है और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जहां हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स की। तो वो सभी चीजें जो हमें कहां से मिले हैं? नेचर से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं। उसको हमने क्या नाम दिया है? नेचुरल रिसोर्स यानी कि प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे नदियां से हमें क्या मिलती है? पानी यानी कि जल मिलता है। खनिज हो गए, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। वहीं हम देख ले तो ये हमारी जो अर्थ है, ये हमारे पेड़ पौधे हैं, ये हमारा वायुमंडल है, ये सभी क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि ये हमें नेचर से मिले हैं। बात करेंगे आगे की, तो प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्स को भी हमने 2 प्रकार में डिवाइड किया है। किस किस आधार पे? उसके विकास के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, उद्गम यानी कि ओरिजिन के आधार पे, भंडार और वितरण के आधार पे हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है वास्तविक संसाधन और दूसरा है संभाव्य संसाधन। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वास्तविक संसाधन की। तो वास्तविक संसाधन, वास्तविक नाम से पता चल रहा है रियल, यानी कि वो सभी संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात है, हमें पता है कि ये संसाधन हमारे पास कितने हैं, ये हमारा वास्तविक संसाधन है। एग्जाम्पल के लिए, जर्मनी का रूड वाला एरिया आपको याद रखना है। इसमें क्या होते हैं? कोयला प्रोडक्शन होता है जो कि एक बड़े लेवल का होता है। पश्चिम एशिया की बात करें तो यहाँ पे खनिज तेल बड़े लेवल पे होते हैं। वहीं अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश में महाराष्ट्र का जो डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन पठार है, यहाँ पे काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप, ये सभी किसके उदाहरण हैं? वास्तविक संसाधन के। क्यों? क्योंकि ये सभी हमें ज्ञात हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे संभाव्य संसाधन। संभाव्य, वास्तविक में हमें इसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात थी, लेकिन संभाव्य में हमें इसकी कितनी क्वांटिटी है ये हमें अभी तक पता ही नहीं चला है। क्यों नहीं पता चला है? क्योंकि हमने इसका यूज ही नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, लद्दाख में हमने अभी पाया कि लद्दाख में यूरेनियम मिल रहा है। ये एग्जाम्पल किसका है? संभाव्य संसाधन का। वहीं आपने कुछ दिनों पहले न्यूज में देखा होगा कि जो जैसलमेर वाला एरिया है अपने राजस्थान में, यहाँ पे भी हमें क्या मिले हैं? यहाँ से हमें पेट्रोलियम यानी कि तेल का खनन मिला है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ और पॉइंट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे, जहां हमने
उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन के आधार पे संसाधनों को दो पार्ट में बांटा है। कौन कौन सा? अजैव जिसको हम कहते हैं अबायोटिक, और दूसरा है जैव जिसको हम क्या कहते हैं? बायोटिक। क्या होता है ये अबायोटिक और बायोटिक यानी कि जैव और अजैव? अजैव क्या होता है? अजैव का मतलब संसाधन, ये कैसी होती है? निर्जीव वस्तुएं होती हैं, यानी कि ये जिंदा नहीं है। अब एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका? जैसे मान लो मिट्टी हो गया, है ना, हवा हो गई, ये किसके एग्जाम्पल है? अजैव संसाधन के। क्यों? क्योंकि ये वस्तु कैसी है? निर्जीव है। जबकि बात करें जैव संसाधन की, तो जो क्या है? जिंदा है, सांस ले सकती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के पौधे, जीव जंतु, हम इंसान, हम लोग किस में काउंट होंगे? जैव संसाधन के अंदर। बढ़ेंगे अगले पॉइंट। प्राकृतिक संसाधनों को फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी कि रीन्यूएबल, और दूसरा है हमारा अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल। नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय होता है जिसको बनने में जो इजीली मिल जाता है, जिसको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सूर्य की रोशनी, और जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। जबकि नॉन रिन्यूएबल यानी कि अनवीकरण किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन वो हैं जिसको बनने में करोड़ों लाखों साल लग जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब हमारे अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल संसाधन हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, नवीकरणीय संसाधन क्या है? जो इजीली बन जाते हैं और पुनः यानी कि फिर से मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा सूरज से ऊर्जा मिल रहा है, सौर ऊर्जा। दूसरा हमारा हवा से बन रहा है, पवन ऊर्जा। ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। वहीं बात करें पॉइंट नंबर 11 की, जिसमें हमने अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल की बात की है। तो वे संसाधन जिसका भंडार सीमित है, यानी कि एक्सेस यूज करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएंगे, बचेंगे ही नहीं हमारे लिए, और इसको बनने में भी करोड़ों साल लग जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोयला, पेट्रोलियम, ये किसके उदाहरण हैं? अनवीकरणीय संसाधन यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, जो कि एग्जाम्पल, जो कि पॉइंट नंबर हमारा 12 है। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि वायु जिससे हम सांस लेते हैं, ये क्या है? सर्वव्यापक है। लेकिन वे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पे पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लौह अयस्क। अब अगर आप दिल्ली में जाओगे लोहा ढूंढने तो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपको कहाँ जाना है लोहे के लिए? झारखंड जाना है। वही तांबे के लिए आप कहाँ जाना पड़ेगा? आपको राजस्थान जाना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये है स्थानिक संसाधन। जबकि वो चीजें जो कहीं भी फॉरएवर है, कहीं भी चले जाओ मिलेंगी, उनको हम क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। फॉर एग्जाम्पल के लिए हवा। अब चांद पे मत चले जाना हवा को लेने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसी अनेक भौतिक कारकों पर डिपेंड है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। यानी कि कहीं तो आपको भरपूर संसाधन देखने को मिलेंगे, जबकि कहीं कहीं संसाधन ना के बराबर हमें देखने को मिलता है। और ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? भूभाग यानी कि हमारी जमीन कैसी है। पहाड़ों पे ना के बराबर पेड़ पौधे होते हैं और खेती होती है। वहीं आप चले जाइए मैदानी एरिया में, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में, तो यहाँ भर भर के क्या होती हैं? फसलें होती हैं। तो भूभाग। जलवायु पे डिपेंड करता है। आप लद्दाख चले जाओ या जैसलमेर चले जाओ, वहां आपको बिल्कुल ना के बराबर वेजिटेशन देखने को मिलेगा। वहीं आप हमारे बिहार आ जाओ, यूपी आ जाओ, इन एरियाज में क्या होते हैं? अच्छी खासी आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। बात करें अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 14 हमारे स्क्रीन पे है।
लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं किस चीज में, पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, मशीन बनाने के लिए। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन यानी कि ह्यूमन मेड रिसोर्स के नाम से जाने जाती हैं। वो सभी वस्तुएं जिसको इंसान ने खुद बनाया है, किसका यूज करके, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, उसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्स के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना होगा। यानी कि अगर हमें अपने रिसोर्स को अच्छा करना है, संसाधन को अच्छा करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों के अंदर स्किल्स डेवलप करने होंगे। और इसको ही हम क्या कहते हैं, मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। यानी कि जब एक इंसान अपनी बुद्धि या फिर बल का प्रयोग करके विकास करने लग जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहेंगे। बात करेंगे आगे की। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया मानव संसाधन से क्या मतलब है, लोगों की संख्या और उनकी क्वालिफिकेशन से है, उनकी योग्यता से है, उनके अंदर कितनी स्किल्स हैं, कितने उनके अंदर क्वालिटीज हैं, ये सभी क्या है, मानव संसाधन है। और संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, केयरफुली उसका यूज करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए टाइम देना, इसको हम क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण यानी कि रिसोर्स को बचाना कहते हैं। ये देखो, ये हाथ है हमारा जो कि क्या कर रही है, इन सबको बचा रही है। डायग्राम की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 17 की। संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग। क्यों करेंगे सावधानी पूर्वक प्रयोग, ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी यानी कि संसाधनों का हमें इस तरीके से यूज करना है कि हम भी, वर्तमान पीढ़ी भी उसको यूज कर ले और हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है जिसको हम भावी पीढ़ी के नाम से जानते हैं, उनकी जरूरतें भी पूरी हो जाए। इसको हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 18 की। और यहाँ पे हमारा जो संसाधन है वो कंप्लीट हो चुका है और अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे भूमि यानी कि लैंड के बारे में। विश्व की 90% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ भूमि के 30% भाग पे ही रहती है। अब 70% भूमि क्या है, वो या तो विरल है या फिर निर्जन है, मतलब किसी काम की नहीं है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 19 को। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। यानी कि हम सभी जानते हैं टोटल हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे। आप एशिया में आ जाओ, एशिया में आपको पूरे विश्व का लगभग 1/3 जनसंख्या देखने को मिलेगी। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं, यानी कि सबसे ज्यादा डेंस्ड एरिया है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। बात करें आगे की पॉइंट नंबर 20। भूमि के उपयोग हम किस किस चीजों के लिए करते हैं, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, खेती करने के लिए, वानिकी करने के लिए, खनन माइनिंग करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, उद्योग की स्थापना के लिए, इसके अलावा रहने के लिए और अदर काम करने के लिए। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, भूमि उपयोग के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के आधार पर भूमि को बांटा गया है, यानी कि भूमि को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक है पब्लिक जिसको हम कहते हैं सामुदायिक और दूसरा है प्राइवेट जिसको हम निजी कहते हैं। अब निजी नाम से पता चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में है, जबकि जो सामुदायिक भूमि है वो पूरे समुदाय के कंट्रोल में है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट। भूमि संसाधन का संरक्षण, हमें कैसे अपने लैंड को प्रोटेक्ट करना है। तो देखो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो अब डिमांड बढ़ेगी तो वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पे विनाश, क्योंकि जब लोग बढ़ेंगे तो उनको रहने के लिए सबसे पहले घर चाहिए, जगह चाहिए। इससे क्या हुआ है, वनों की कटाई हुई है और कृषि योग्य भूमि का भी विनाश हुआ है। आगे की बात करें,
तो भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी जैसे नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी क्या होती हैं, ये जो भूमि है इसका विनाश हुआ है। और लॉन्ग टाइम तक भारी वर्षा भी क्या है, लैंडस्लाइड के लिए, भूस्खलन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जमीन खिसक जाती है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 23 की तरफ। भूस्खलन को रोकने की कुछ विधियां बताई गई हैं। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बना के इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना, यानी कि कहा गया कि मैप बना लेना है और जिस एरिया में ये आ रहे हैं भूस्खलन उसको पॉइंट करके लोगों को अवेयर करना और बताना कि यार यहाँ घर मत बनाओ, यहाँ कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। और प्रतिधारी दीवार का भी निर्माण करना जो कि क्या करेगी, भूमि को खिसकने से रोकेगी। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 24 की तरफ। भूस्खलन को रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है, वनस्पति आवरण में वृद्धि है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करना है, वनस्पति को उगाना है। सतही अपवाह तथा झरन प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं, यानी कि इन सब से हम क्या कर सकते हैं, भूस्खलन को रोक सकते हैं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। सबसे पहले बात करेंगे सॉइल की। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये मिट्टी है, इसी मिट्टी को डिस्कशन में लाएंगे। तो पृथ्वी के जो पृष्ठ पे यानी कि सबसे ऊपर वाली परत पे ये जो दानेदार कण हैं इसी को हम क्या कहते हैं, मिट्टी, मृदा या फिर सॉइल के नाम से जानते हैं। और ये भूमि से सबसे निकटता यानी कि सबसे क्लोज तरीके से जुड़ी हुई है। बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 26 की तरफ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लगभग सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, इससे भी ज्यादा टाइम लगता है सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में। मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है, यानी कि मिट्टी का निर्माण किस किस से होता है, चट्टान यानी कि रॉक से, इसके अलावा मिनरल्स से जो हमारे पास खनिज होते हैं, इसके अलावा जो हमारे पास बायोटिक जैव पदार्थ हैं उससे होता है। इन सभी से मिट्टी का निर्माण होता है और ये क्या करती हैं, ये मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 27। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारण है, यानी कि जो हमारा पेरेंट रॉक है कि जो जनक शैल है वो कैसा है, किस तरीके से दिखने में है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसी हिसाब से वहां पे जो है मिट्टी का निर्माण होती है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 28। मिट्टी के निम्नीकरण में यानी कि मिट्टी के निम्नीकरण में, मिट्टी के कम होने में क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है, वनोन्मूलन यानी कि काटना, वनों को काटना, अतिचारण, पशु क्या करते हैं, घास के साथ साथ मिट्टी की पहली परत भी निगल लेते हैं, उसको हम अतिचारण कहते हैं। और हम जो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक का यूज करते हैं खेती करने में, इसके अलावा बहुत ज्यादा बारिश, भूस्खलन, भूस्खलन और बाढ़ जो है ये मिट्टी के निम्नीकरण में रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ हम बात करेंगे मिट्टी को उड़ने से कैसे बचाएं। तो पहला तरीका है मल्चिंग यानी कि मल्च बनाना। पौधों के बीच जो अनावृत भूमि है उसको क्या करना है, हमें प्रवाल से ढक देना है। ये देखो डायग्राम की हेल्प से आप देख सकते हैं। इससे क्या होगी, मिट्टी की जो आर्द्रता है यानी कि ह्यूमिडिटी है वो रुकी रहती है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 30 पे, समोच्च रेखीय जुताई। ये क्या है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्रकृति, ये जो है ये पहाड़ों पे की जाती है ताकि क्या हो कि इकट्ठा जो है वो सारा का सारा पानी या सारा का सारा मिट्टी बह के ना नीचे चले जाए। इसको ऐसे पैरेलली जैसे हमारे सीढ़ी होते हैं उस तरीके से इसको बनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 31। ये क्या है, बीज की फसल उगाना, यानी कि अलग अलग प्रकार से हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार के फसल उगाएंगे एक ही जगह पे। तो इससे क्या होगा,
कि मिट्टी को ये क्या करती हैं, एकांतर, यानी कि इस लाइन में मान लो हमने ये पेड़ उगाया, अब हम नेक्स्ट लाइन में कुछ और उगाएंगे, इससे क्या होगा, ये सभी क्या करती हैं, मिट्टी की जड़ों को पकड़ के रखती हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि जल का। जल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है ना, ये बहुत सारी क्वांटिटीज में अवेलेबल है। हमारे पृथ्वी का लगभग 3/4, ये हमारा पृथ्वी है, इसका 3/4 एरिया ये किससे ढका है, सिर्फ और सिर्फ पानी से ढका है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपने पृथ्वी को जल ग्रह यानी कि वाटर प्लैनेट के नाम से या फिर ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 33 की तरफ। अलवणीय जल यानी कि जो पीने वाला पानी है, जो हमारा फ्रेश वाटर है, वो सिर्फ और सिर्फ 2.7% ही है। और इसी 2.7% का 70% भाग बर्फ की चादरों में घिरा हुआ है और कुछ हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है, यानी कि जल के रूप में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 1% पानी है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर यानी भौम जल होते हैं, नदियां और झीलों में जो पृष्ठीय जल होते हैं, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पानी पाया जाता है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 34 की तरफ। वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की जो खपत थी वो कितनी थी, 3850 घन किलोमीटर थी, जो कि वर्ष 2000 में 6000 घन मीटर, यानी कि जैसे जैसे दिन बीत रहा है इंसान का जो वाटर यूज करने की जो क्षमता है वो बढ़ रही है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 35 को देखेंगे। एक टपकता नल, जो हमारे घर के अंदर जो नल होते हैं, टैंक होते हैं, उसमें जो टपक रहा है पानी, वो एक वर्ष में लगभग 1200 लीटर पानी जो है वो क्या कर देता है, वेस्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। औसतन एक भारतीय नागरिक पर डे लगभग 135 लीटर जल का यूज करता है। किन किन चीजों में, पीने में, नहाने में, खाने में, कपड़े धोने एटसेट्रा में। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। जो अलवणीय जल है यानी कि जो फ्रेश वाटर है, पीने वाला पानी है, वो पृथ्वी पर सबसे मूल्यवान पदार्थ है। अब देखो, जल को ना ही हम पृथ्वी पे बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। हम सभी जानते हैं ये हमारा पानी है। जब हमने इसको गैस पे रखा तो ये क्या हुआ, गर्म हुआ, गर्म होके भाप बना, भाप होके इसने क्या किया, क्लाउड फॉर्म किया, बारिश इसने क्या बनाया, मेघ बनाए, बादल बनाए। अब ये बादल वापस वर्षा के रूप में नीचे धरती पे गिरेंगी, तो क्या हो रहा है, जो पानी हमने उबाला वही पानी ऊपर गया, उसी पानी ने क्या करा, बादल बनाया और वही पानी फिर बारिश के रूप में हमारे पास आ गई। तो इससे क्या हुआ, जो कुल पानी की मात्रा है वो सेम रही है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 37 की तरफ। अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के कुछ इंपॉर्टेंट कारण, जैसे जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है दिन पे दिन, भोजन और नगदी फसलों की मांग यानी कि फूड की डिमांड हो रही है। इसके अलावा जो कैश क्रॉप्स हैं जैसे शुगर केन हो गया, इनकी मांग बढ़ती जा रही है और बेहतर जीवन स्तर हो गया है, इसलिए इनकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 38 को। जो अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वहित मल यानी कि गंदे मल है, गंदे वेस्टेज है, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिर्स्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। ये सब क्या है, मेन फैक्टर है जो कि क्या करते हैं, पानी को गंदा कर रही हैं। ये देखो, ये इंडस्ट्री का पानी गंदा सा इसमें आ रहा है, ये यहाँ पे गंदगी फैला रहा है, ये कूड़ा कचरा, ये सब क्या करते हैं, पानी को पोल्यूटेड करता है। इसमें शामिल नाइट्राइट धातुएं और पीरकनाशी जल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 39 पे। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को क्या करते हैं, मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित यानी कि फिर से ले आते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 40 पे। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है।
वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क एरिया में यानी कि ड्राई एरिया में सिंचाई की ड्रिप अथवा टिपकन विधि का भी क्या करते हैं, लोग यूज करते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। वर्षा जल एकत्र करने, इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादक उपयोगों में लाना, इसको हम क्या कहते हैं, रेन वाटर कंजर्वेशन यानी कि वर्षा जल संग्रहण करते हैं। औसतन 2 घंटों की वर्षा का एक 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है, यानी कि 2 घंटे अगर बारिश हो जाती है तो इससे हम लगभग 8000 लीटर जल जो है वो बचा लेते हैं इस तरीके से। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति यानी कि नेचुरल वेजिटेशन और वहां रहने वाले जीवन के बारे में। और शुरुआत करेंगे रेशम कीट से। तो जो रेशम है यानी कि सिल्क है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, रेशम कीट यानी कि ये जो सिल्क वॉर्म है, रेशम कीट है, डायग्राम में आप देख सकते हैं ये रेशम कीट है, इससे हमें प्राप्त होते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, शहतूत यानी कि मलबेरी के पेड़ों पे इनका पालन किया जाता है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। जैव मंडल में जितने लोग रहते हैं सभी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से क्या करना होता है, इनको संबंधित और निर्भर रहते हैं। यानी कि हमारे जैव मंडल में जितने जीव जंतु पाए जाते हैं वो हर कोई क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है। वो एक दूसरे पे भी डिपेंड है, वो पेड़ पौधों पे भी डिपेंड है, और इसी तंत्र को हमने क्या नाम दिया है, परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट नंबर 44 पे चलेंगे। ये सेम रिपीट हो गया है। पॉइंट नंबर 45 की तरफ देखेंगे। वनस्पति की मुख्य रूप से वृद्धि, वनस्पति की जो वृद्धि है वो मुख्य रूप से किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। विश्व की वनस्पति को हमने मेनली 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है, वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। यानी कि फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, गुल्म हो गया और टुंड्रा टाइप यानी कि जहाँ पे बिल्कुल एकदम बर्फ जमी रहती है। 4 प्रकार की वनस्पति है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, जहाँ पे हम बात करेंगे एवरग्रीन यानी कि सदाबहार वन के बारे में। जिन वनों में वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, यानी कि ये जो पेड़ हैं ये कभी भी एक साथ अपना पूरा पत्ता नहीं गिराते हैं, इसको हम एवरग्रीन यानी कि सदाबहार वन कहते हैं। ये हमेशा ही क्या होते हैं, पत्तियों से घिरे रहते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट, और ठीक इसका उल्टा, ये वन क्या करते हैं, पानी की कमी को रोकने के लिए पत्तियां अपनी गिरा देते हैं। इसको हम पर्णपाती यानी कि डिसीडियस फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। यहाँ पे हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो ये क्या है, जो हमारा नेशनल पार्क है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारे वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। यानी कि ये जो एरियाज हैं ये डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कि ये एरिया किसके लिए है, जीव जंतुओं के लिए है। ये क्यों किए जाते हैं, ताकि यहाँ रहने वाले जितने प्रकार के जीव जंतु हैं उनको किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे और वो इजिली यहाँ पे रह सके और इनका संरक्षण भी हो सके। बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो हमारे भारत देश के अंदर शेर हो गया, चीता हो गया, हिरन हो गया, भारतीय सारंग हो गया और मोर। वैसे तो सभी पे प्रतिबंध है, इन पे खास प्रतिबंध लगाया गया है। बढ़ेंगे आज के 49 पॉइंट पे, जहाँ पे हम बात करेंगे एक अंतरराष्ट्रीय परिपाटी जिसका नाम है CITES यानी कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड फाउना एंड फ्लोरा की। इसकी स्थापना की गई है और इसमें क्या किया जाता है, जितने प्राणी हैं, जितने एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सबकी जातियों की लिस्ट बनाए जाते हैं और इसमें दिए गए सभी पक्षियों पे और प्राणियों के व्यापार करने पर भी यहाँ पे रोक लगाया गया है। बढ़ेंगे आज के अंतिम पॉइंट पे, CITES। इसका काम क्या है, ये सुनिश्चित करना कि वन्य प्राणी नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है।
मोटे तौर पर पशुओं की लगभग 5000 जातियां और पौधों की 28,000 जातियां इसमें रक्षित की गई हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे भालू हो गया, डॉल्फिन हो गया, कैक्टस हो गया, प्रवाल हो गया, ऑर्किड हो गया और एलो, ये इसके कुछ उदाहरण हैं। इसी के साथ आज के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी की श्रृंखला खत्म होती है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और सीटेट से जुड़ी आगे की क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।